गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि यूपी टीजीटी के सारे क्वेश्चंस, हाँ ठीक, हम यूपी टीजीटी के सारे क्वेश्चंस आपको कराएंगे। जो एनर्जी कंजर्वेशन के जितने भी क्वेश्चंस अब तक 2000 से लेकर अब तक पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं। तो एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन के कौन कौन से क्वेश्चन 2000 से लेकर अब तक यूपी टीजीटी में, पीजीटी में, जीआईसी में, डीएसएस में, केवीएस में, एनवीएस में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व कराएंगे। कैसे उसका सोल्यूशन होगा वो सारे क्वेश्चन हम कराएंगे, ताकि आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि इन सारे एग्जाम्स में, टीचिंग एग्जाम्स में कितने क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट पे किस तरीके से आते हैं, ताकि आप ये समझ सकें कि हमको कहाँ पे कितनी अप्रोच रखनी है। चलिए, आज पहला क्वेश्चन हमने कल कराया था और आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम 23 क्वेश्चंस कराएंगे, जिनमें से आपको 23 के 23 क्वेश्चन का पैटर्न देखना है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए, आज की जो वीडियो है वो है पार्ट 2, कल वाली वीडियो का ही क्वेश्चन। अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आप देखिएगा ताकि आप उस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा किस तरह से आती है। क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आपकी स्क्रीन पर अ बेसबॉल इज मूविंग एट 25 मीटर पर सेकेंड। एक बेसबॉल है जो मूव कर रही है, मूविंग यानी गति कर रही है 25 मीटर सेकेंड की स्पीड से। व्हेन इट इज स्ट्रक बाय ए बैट मूव्स ऑफ इन द अपोजिट डायरेक्शन एट 35 मीटर पर सेकेंड। जब बैट इस पे मतलब हिट करता है तो अपोजिट डायरेक्शन में 35 मीटर पर सेकेंड वापस जाती है। ठीक है, इफेक्ट लास्टेड 0.010 सेकेंड। देखिए लिखा हुआ है कि 0.01 सेकेंड तक अगर वो इफेक्ट रहा उससे, तो फाइंड द बेसबॉल एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। एक बार हिंदी वाले लिख लीजिए कि 25 मीटर पर सेकेंड से गतिमान बेसबॉल को बैट से मारने पर 35 मीटर पर सेकेंड से गति विपरीत दिशा में जाती है, और यदि प्रतिघात 0.010 सेकेंड के लिए था तो प्रतिघात के समय उस बेसबॉल का त्वरण पता कीजिए। तो हमें उसका त्वरण पता करना है कि उस इम्पैक्ट के दौरान कितना त्वरण होगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। आ जाइए, बोर्ड पर आ जाइए, बोर्ड पर आइए कि पहली स्पीड जो थी उसकी कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड उस बॉल की। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, उस जो बॉल की स्पीड है वो v1 है और 25 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए ये बैट लेके खड़ा है, इसने बैट से मारी बॉल, पहले इधर गई 25 मीटर पर सेकेंड से, और फिर इधर आई 35 मीटर पर सेकेंड से। जब इसने इधर को मारी तो 35 मीटर पर सेकेंड यानी चेंज आ गया इसमें कितना, 10 का 10 मीटर पर सेकेंड चेंज आ गया। v2 कितनी है, 35 मीटर पर सेकेंड। और इम्पैक्ट जो है वो रहा है 0.010 सेकेंड। जीरो हटा दे तो कितना रहा, 0.01 सेकेंड तक उसका इम्पैक्ट रहा है। उसने फोर्स मारा इस तरह से, तो वो क्या रहा है, इम्पैक्ट जो रहा है 0.01 सेकेंड तक रहा है। अब इस दौरान वो पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा उस बैट बॉल जब इधर से आ रही है और बैट से मारने के बाद कितनी ज़्यादा, मतलब उसका एक्सेलरेशन में कितना था उस समय। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना था। तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन टाइम। यही होता है वेलोसिटी में। एक्सेलरेशन क्या होता है, ए बराबर चेंज इन, यानी जो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन टाइम, यही होता है एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन होता है तो यहाँ पर हम जानते हैं कि पहले v1 थी और फिर v2 कितनी हो गई, तो v2 कितनी हो गई, v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी क्योंकि ये टाइम बहुत छोटा है तो इसको हम चेंज इन टाइम मान सकते हैं। तो यहाँ पे v2 जो है वो 35 मीटर पर सेकेंड माइनस ये 25 मीटर पर सेकेंड अपॉन डेल्टा टी कितना है 0.01, और यहाँ से एक्सेलरेशन निकल आएगा तो कितना होगा ये 10 अपॉन 0.01 और 2 जीरो ऊपर पहुंच गए ये काटने के बाद। ठीक है, और ये पहुंचे ऊपर तो एक तो नीचे कोई वैल्यू रही नहीं, तो 1000 मीटर पर सेकेंड इसका एक्सेलरेशन है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा कि वो जब बैट
इधर से ये गई तो 25 मीटर पर सेकंड से, और उधर से जब आई 35 मीटर पर सेकंड से। इस दौरान जो बैट ने उस बॉल की वेलोसिटी में जो चेंज किया, अब एक्सेलरेशन क्या हो गया उसके दौरान, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इज द कॉल्ड एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन में ये था, आप दोबारा देख सकते हैं, ऑप्शन में ये था या नहीं था? माफी चाहेंगे, यहाँ पे एक चीज आपको देखनी चाहिए। एक क्वेश्चन कह रहा है कि इधर से 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल गई, जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया था, और इधर से जो आई वो 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आई। तो ये वाली वेलोसिटी तो हो गई पॉजिटिव, और ये वाली वेलोसिटी हो गई नेगेटिव। फॉर्मूले में रखना पड़ेगा इस तरह से। तो b1 तो माइनस ये आई 25, और ये वाली भी माइनस 35, क्योंकि ये वेलोसिटी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस हिसाब से ऊपर वाला हो जाएगा 60। इस हिसाब से ऊपर वाला क्या हो जाएगा 60। इधर देखिए, ऊपर वाला क्या हो जाएगा -60, कैलकुलेशन होगी, और ये 00 कटने के बाद ऊपर आया आ गया, ऊपर हो गया -6000 मीटर पर सेकंड। ये सही है आंसर। अब आप क्वेश्चन में देख सकते हैं इसको, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, अगला क्वेश्चन उतार लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है कि यदि कण को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर ना हो तो वह बल किस प्रकार का होता है? If the work done by a force in moving a particle from point A to point B does not depend on the path, then the force is of which type? फोर्स किस टाइप का है? तो ये तो ओरली हो जाएगा। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, कह रहा है कि अगर कोई भी वर्क डन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए दोबारा, कि इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स इज मूविंग पार्टिकल फ्रॉम वन ए पॉइंट टू बी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। वर्क डन किया गया है एक फोर्स के द्वारा, एक फोर्स के द्वारा एक वर्क डन किया गया है, और वो डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। तब ये कौन सा फोर्स कहलाएगा? तो जैसे कि हमने पढ़ा है, ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स, और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो होता है, जो हमने ये पढ़ा है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो ऐसा फोर्स होता है जिसपे जो किसी भी फोर्स के द्वारा किया गया वर्क है डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। ठीक है, और ये पाथ पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन पाथ। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो हो गया वो हो गया कंजर्वेटिव फोर्स, ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अचानक पृथ्वी सुपर पर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन घट जाएगा। कह रहा है कि पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन घट जाएगा। इफ ऑल ऑफ ए सडन द अर्थ इज कॉन्ट्रैक्टेड टू हाफ इट्स प्रेजेंट रेडियस, देन
द बेस विल बी रिड्यूस बाय, कितना रिड्यूस हो जाएगा? चलिए देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपको देखना होगा कि, चलिए इसे तो देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जो अर्थ है उसकी रेडियस, मान लीजिए अभी आर है तो इसकी रेडियस आधी हो जाए, तब इसका जो दिन होगा T1 जो कि अभी 24 आवर्स है, और T2 कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चंस में है। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाए तो उसके टाइम में उसकी जो दिन है वो कितना रिड्यूस हो जाएगा। तो अभी R1 बराबर R, R2 बराबर R2 देखेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम जानते हैं जो एंगुलर मोमेंटम होता है अर्थ का, वो होता है अल्फा बराबर आई ओमेगा, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सॉरी, ये होता है टॉ। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? ठीक है, अब इसमें जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा एल, और यहाँ पे ये आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी है ये। अब जो एंगुलर मोमेंटम पहले होगा आर के अकॉर्डिंग वो L1, और R/2 के अकॉर्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा L2। ठीक है, अब क्या होगा कि I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम होगा बाद में, क्योंकि L1 और L2 क्यों बराबर होगा? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पे होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब I1 अपॉन I2 बराबर I1 इंटू I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। अब हम जानते हैं कि जो स्फीयर होता है, क्योंकि अर्थ एक स्फीयर होगी, अर्थ स्फीयर होगी क्योंकि स्फीयर ही होती है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr²। तो I1 के जगह लिख जाएगा mr1 और हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी किसी भी मूविंग पार्टिकल की कितनी होती है? वो होती है 2 पाई अपॉन T1, स्क्वायर नहीं है, इक्वल टू m, ऐसे यहाँ पे लिख देंगे R2² इंटू 2 पाई अपॉन T2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, कि यहाँ पर जो कट रहा है वो काट दो और फिर नए सिरे से लिखो। m यहाँ पे क्या है? m अर्थ की मास है, तो यहाँ पे मास भी सेम रहेगा, मास में तो कोई चेंज करने की बात नहीं कही गई है, बट हाँ जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो चेंज करने की बात कही है, जिसमें चेंज किया है 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है पूरा। और इस प्रकार R1 को इधर R2 को इधर ले आइए, तो R1 अपॉन R2 का स्क्वायर बराबर T1 अपॉन T2। हम जानते हैं T1 24 घंटे का होता है। हमें ये हमें बताना क्या है कि दिन में कितना रिड्यूस हो जाएगा टाइमिंग। ठीक है, उसकी रेडियस आधा करने से। R1 कितनी है? R1 R है, अपॉन R2 कितनी है? R/2 है का स्क्वायर
बराबर T1 कितना दिया है 24 आवर अपॉन T2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ जगह नहीं बची है तो थोड़ा इधर को ले आइए इसको, आपको दिखाई दे रहा। अब क्या करेंगे कि इधर का जो R है वो R से R कट जाएगा। ग्रेजुएशन करे हुए आप, B.Ed भी होंगे, TGT का एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपको पता होगा। और ये 2 जो है वो ऊपर बन जाएगा तो 2 की पावर 4। ठीक है, ये वाला जो 2 है क्या मैं गलती कर रहा हूँ? अरे भाई ये हो जाएगा नीचे 1/R2 का होल स्क्वायर बराबर 24/T2। R2 की वैल्यू कितनी है R/2। ठीक है, T1 उधर पहुंच गया, R2 उधर आ गया, ये भी ठीक है। ये जो है R/2 अपॉन 1 नीचे हो गया और ये ऊपर से नीचे आ गया। बात तो ठीक है, क्या मैं कोई गलती कर रहा हूँ? चलिए देखते हैं इसको। ये पहुंच जाएगा ऊपर 2 और ठीक है, चाहिए कैलकुलेशन में क्या है, पहुंचेगा नीचे, ऐसे ही तो होना चाहिए भाई, तो इधर पहुंच जाएगा इसका। अरे क्या है, ठीक है, ये वाला जो ये वाला R है अपॉन R/2, ठीक है, का स्क्वायर बराबर 24/T2। ठीक है, अब ये वाला जो 1 है वो उल्टा होकर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा R/2R का स्क्वायर बराबर 24/T2। क्या दे रहा है? अब क्या होगा, R से R कट जाएगा, R से R कट गया तो 1/4 आ गया नीचे और बराबर 24/T2। ये तो ज़्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हमने कोई गलती करी यहाँ पे? क्वेश्चन दोबारा चेक करो। 48 तो इसके आंसर में है ही नहीं। यदि अचानक पृथ्वी सिकुड़ कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन घट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आप। वहाँ पीछे आएंगे यार, ये ऊपर आएगा, ये क्या होगा, ऊपर आएगा। तो ये पहुंच जाएगा 2 ऊपर का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 बराबर 24/T2। तो 4 × 24 तो T2 बराबर क्या हो जाएगा 6 आवर। क्या आ जाएगा 6 आवर। यानी अब जो पृथ्वी का जो त्रिज्या है, जो रेडियस ऑफ अर्थ है, अगर हाफ कर दी जाए तो उसका जो टाइम पीरियड है, जो दिन है, वो कितना हो जाएगा 6 घंटे का हो जाएगा। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कितना रिड्यूस हो जाएगा दिन होता है 24 घंटे का। भाई T1 में से T2 घटा देंगे, ज़्यादा है तो 24 माइनस 6 बराबर 18 आवर। तो समय जो है डेल्टा T हो जाएगा कितना 18 घंटे घट गया है और ये ऑप्शन में था, तो ऑप्शन में 18 घंटे क्या हो जाएगा, टाइम घट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन पे देते हैं, देखिए आप। अ बॉम्ब ऑफ मास 30 kg at rest explodes into two pieces of masses 18 kgs and 12 kg. The velocity of 18 kg mass is 6 meters per second. The kinetic energy of the other mass is। कहने का मतलब यह है कि 30 किलोग्राम का एक बम विस्फोटित होकर दो टुकड़ों में जिनका द्रव्यमान 18 kg और 12 kg है में टूट जाता है, और 18 किलोग्राम द्रव्यमान वाले टुकड़े का वेग 6 मीटर पर सेकंड है, तो दूसरे टुकड़े की गतिज ऊर्जा है। ठीक है, आइए स्क्रीन बता जाइए। वो कह रहा है कि एक बॉम्ब है, क्या एक बॉम्ब है, तो कुछ ठीक है, ठीक है, एक बॉम्ब है जो विस्फोट होकर दो टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, विस्फोट होकर किसमें टूट जाता है, दो टुकड़ों में। एक टुकड़ा है ये 30 kg का है, जो ये वाला टुकड़ा है वो है 18 kg का, और इसकी वेलोसिटी भी दी है 6 मीटर पर सेकेंड। ये 12 kg का है, इसकी वेलोसिटी नहीं दी है तो मान लेते हैं b है। एक बॉम्ब है 30 kg का जो टूट जाता है 18 kg में और 12 kg में। ठीक है, अब 6 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है, अब इसकी वेलोसिटी नहीं है पता, और हमसे पूछ रहा है कि ये वाला जो दूसरा वाला मतलब टुकड़ा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यही पूछ रहा क्वेश्चन। अब ये 30 kg का बॉम्ब है, दो टुकड़ों में टूट जाता है 18 kg और 12 kg, और 6 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, तो इसकी स्पीड निकाल लेंगे इस वाले पार्टिकल इस वाली टुकड़े की, और जब स्पीड वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी निकालने के बाद हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि = 12 mv², तो उसमें फिट कर देंगे तो वहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। तो हम सबसे पहले इसकी निकाल लेते हैं। हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लॉ के अनुसार हम इसमें चलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब इसका जो मोमेंटम था, ओके, इसका जो मोमेंटम होगा सॉरी, और इसका जो मोमेंटम होगा वो सेम होगा, क्योंकि विस्फोट जो हुए हैं वो एक बड़े बॉम्ब से हुए हैं, इन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, जो मोमेंटम जो होगा वो दोनों का सेम होगा। ये कहता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ। तो अब इसका जो हम जानते हैं m1 v1 बराबर m2 v2 होगा। इसकी वेलोसिटी और मास इसका मान लिया m1 और इसका मास मान लिया हमने, वेलोसिटी मान ली v1, इसका मास मान लिया m2 और इसकी वेलोसिटी मान ली v2। अब इसकी वैल्यूज पुट करो इसमें, तो इसका जो 18 kg क्या है इसका मास है, मल्टीप्लाई वेलोसिटी इसकी 6 है, और m2 इसका मास है और इसकी वेलोसिटी v है। तो यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे इसके 18 पंजे 90 और 18 छिंगा 108, तो 108 ये हो गए। ऐसा क्यों करें, थोड़ा स्मार्ट वर्क दिखाएं। 6 दूनी 12 और 2 में 18। ठीक है, तो ये 9 बार कट गया, तो इसकी वेलोसिटी होगी 9 मीटर पर सेकेंड। अब हमें वेलोसिटी नहीं निकालनी थी, हमें निकाल ली है जो दूसरा टुकड़ा है उसकी, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे। काइनेटिक एनर्जी K बराबर ½ mv² होता है। तो ½ m की वेलोसिटी यानी सॉरी m का जो मास है, जो मास और दूसरे वाले का वो कितना है 12 है, और दूसरे वाले की वेलोसिटी कितनी निकाली हमने, ये 9 मीटर पर सेकेंड, तो ये 9 हो गया और ये स्क्वायर हो गया। 2 × 12 यानी 4 कट गए हैं, तो 6 × 9 = 81, और ठीक है 6 करना 6 और 6 × 48, 486 जूल आएगा। क्या आएगा, 486 जूल इसका आंसर आएगा। देखिए आंसर ठीक है, 486 जूल, बी ऑप्शन है इसका सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है।
नियत वेग v से गतिमान m द्रव्यमान की वस्तु उसी वेग v से विपरीत दिशा में गतिमान m द्रव्यमान की दूसरी वस्तु से टकराती है तथा उसमें चिपक जाती है। टक्कर के बाद संयुक्त वस्तु का वेग होगा। टक्कर के बाद होगा, ये सुन लीजिए। A particle of mass m moving with constant velocity v strikes another particle of same mass m but moving with the same velocity v in opposite direction stick together. A particle of mass m moving with constant velocity v strike another particle of same mass m but moving with the same velocity v in opposite direction stick together. The joint velocity after collision will be. वो ऐसा हुआ क्या है इस वाले क्वेश्चन में, क्या हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि एक बॉडी है जिसका मास m है, वो ये इस डायरेक्शन में जा रही है b वेलोसिटी से, और एक बॉडी ये है जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है इसकी, जिसकी भी वेलोसिटी b है और इसका भी मास m है, और ये दोनों कहीं बीच में जाके चिपक जाते हैं। और जब चिपक जाते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2m इसका मास हो जाएगा। अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो फाइंड करना है। वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए b डैश, जो कि मान चुके हैं। तो अब ये जो चिपक गए हैं इनकी वेलोसिटी क्या होगी, इनकी वेलोसिटी हम निकालेंगे कि अगर ये चिपक गए हैं तो एक कोलिजन कैसा होगा। हमने पढ़ा है इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका लॉस हो जाता है, वो कंजर्व नहीं रहती है, और उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो भी चेंज हो जाता है। बट इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इसमें चेंज नहीं होता, बट काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे चेंज होगी इसमें, इन इलास्टिक कोलिजन में। तो एक ये इन इलास्टिक कोलिजन होगा, क्या होगा, इन इलास्टिक कोलिजन होगा। और इन इलास्टिक कोलिजन के लिए ई जो कोफिशिएंट होता है, कोलिजन कोफिशिएंट, वो 0 होता है। 1 होता है इलास्टिक कोलिजन को, जो 1 होता है वो इलास्टिक कोलिजन के लिए होता है, और 0 होता है इन इलास्टिक कोलिजन के लिए। अब यहाँ पे इसकी जो ज्वाइंट हो गए हैं उनकी वेलोसिटी याद करना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ई बराबर 0 आ गया, और जो ई होता है वो होता है वेलोसिटी बिफोर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, वेलोसिटी बिफोर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। यहां से हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, चलिए इधर निकाल के दिखाते हैं। दिखाई दे रहा है जितना है से बुकाऊंगा मेरे। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो b है, और यहाँ पे वेलोसिटी भी b है। जब ये जुड़ जाएंगे तो मान लीजिए b1 वेलोसिटी b2 माइनस b1 अपॉन u2 माइनस u1 बराबर e, ये फॉर्मूला। अब यहाँ पहले से ये 0 हो गई, और ये वाली वेलोसिटी तो पहले से 0 दे रखी है। ये वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन u2 माइनस u1, और ये वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। यहां से निकलेगा ई तो 0 हो गया, तो हम ई 0 लगा देंगे क्योंकि ये इनइलास्टिक कोलिजन है, इसलिए बराबर ये b1 माइनस b, जो b2 माइनस b1 है वो हो गई bb, क्योंकि यहाँ पे b और यहाँ पे b है, तो बिफोर कोलिजन क्या हो गया ये, और ये हो गया u2 माइनस u1। ठीक है,
तो यहाँ से ये 0 हो गया ऊपर वाला और ये भी 0 हो गया, तो ये इधर ले आइए। ठीक है, ये उल्टा होगा, क्या आएगा ऊपर u2 माइनस u1 अपॉन b2 माइनस b1, ये 0 हो गए नीचे वाले, और 0 इधर हो गया u2 माइनस u1 अपॉन b2 माइनस b हो गए, तो ये कट गया और ये 0 पहुँच जाता है, तो ये हो गया u2 बराबर u1। तो जो वेलोसिटी होगी कोलिजन की, आफ्टर कोलिजन को दोनों की पार्टिकल्स की बराबर होगी क्योंकि वो चिपक गई। अब वो बराबर होगी क्योंकि वो चिपक गए, तो u2 बराबर u1। अब इनका मोमेंटम कितना होगा, तो हम इनका मोमेंटम देखेंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लॉ से। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन विल बी इक्वल। तो अब इसका मास 2m हो गया है, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 2mb। ठीक है, कितना हो जाएगा 2mb मान लेते हैं, 2mb मान लेते हैं, b होगा इसका। और जो छोटे छोटे थे बिफोर कोलिजन उनका कितना हो गया m मास और वेलोसिटी भी, क्योंकि दोनों की u2 बराबर u1 वेलोसिटी बराबर है, तो माइनस mu माइनस, ये देखिए तो mu माइनस mu कट जाएंगे। ठीक है, और ये 2m भी इधर ही आ जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 0। यानी इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। क्या होगी इसकी वेलोसिटी 0। जब वो कोलिजन कर लेंगे तो उसके बाद उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पूरे उसकी वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी, वो पार्टिकल क्या पूरे बॉम्ब की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ये पार्टिकल नहीं, क्या ऑप्शन में 0 है वेलोसिटी, हाँ सी ऑप्शन रहेगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए 10 ग्राम और 40 ग्राम की दो गोलियां P और Q के वेग क्रम से 20 मीटर पर सेकंड से और 5 मीटर पर सेकंड है। यदि दोनों एक गीली दीवार की दीवार से टकराते हैं तो क्वेश्चन है, टू बुलेट्स P and Q of masses 10 ग्राम and 40 ग्राम है, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड and 5 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। If both strike against a mud ball, then क्या होगा। तो क्वेश्चन ये ईपीसीएस 1993 में आया है। बोथ विल बी पियर्स इक्वली, दोनों बराबर प्रवेश करेंगी। P विल पियर्स मोर, P अधिक प्रवेश करेगी। Q विल पियर्स मोर, Q अधिक प्रवेश करेगी। नथिंग कैन बी सेड, कुछ कहा नहीं जा सकता ऐसा। तो भाई क्या है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक ये दीवार है और ये बुलेट है, दो क्या है, दो बुलेट है। ये इस आतंकवादी ने छोड़ी है, आतंकवादी ने। ठीक है दोस्तों, अब इसकी जो ये 10 ग्राम की है और ये 40 ग्राम की है। इसकी जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड है और इसकी जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब क्या है, ये पूछ रहा है कि वो दीवार में कितने अंदर तक धस जाएंगे, मतलब दोनों बराबर प्रवेश करेंगे, P अधिक प्रवेश करेगी, Q अधिक प्रवेश करेगी, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब भाई हम जानते हैं कोई भी दीवार के अंदर प्रवेश करेगी तो उसका मोमेंटम चेक कर लें, और जब मोमेंटम चेक हो जाएगा तो उससे ये पता चल जाएगा कि मोमेंटम किसका ज़्यादा है, वो अधिक प्रवेश करेगी, जिसका कम होगा मोमेंटम उसमें कम प्रवेश करेगी। तो हम मोमेंटम चेक करेंगे, हमें m दिया हुआ है, मोमेंटम होता है P बराबर mb। और ये आतंकवादी जो है ये इंजीनियर है उसामा बिन लादेन की तरह, तो उसको पता है कि मुझे इतने ग्राम और इतनी स्पीड से मारूंगा तो मोमेंटम इतना होगा
और इतना इतना जो है दीवार में अंदर तक प्रैक्टिस कर रहा है। जाए 10 ग्राम, सॉरी 10 ग्राम इसका P1 मान लीजिए, इसका मोमेंटम तो M1 V1 हो गया। तो M1 कितना 10 ग्राम दिया है और ये 20 ग्राम, टोटल कितना हो गया 200। इसका मोमेंटम कितना हो गया भाई, इसकी यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड इसकी होती है, तो इसकी स्पीड इसकी जो हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसी तरह आप P2 निकाल लीजिए, इसको M2 B2 मान लीजिए। तो ये हो गया ये कितना हो गया 40 ग्राम इसका मास है और इसकी वेलोसिटी है 5, तो ये हो गई 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया। तो भाई मोमेंटम तो दोनों का सेम आ रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि जो दीवार के अंदर जो दोनों बुलेट्स जाएंगी वो इक्वल डिस्टेंस तक अंदर प्रवेश करेंगी। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा दोनों बराबर प्रवेश करेंगे, ऑप्शन नंबर ये आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 bodies of masses 8 kg and 4 kg move along the x-axis in the positive direction with the velocity 15 meter per second and 30 meter per second respectively. They collide and stick together. The loss of kinetic energy during the collision will be। ठीक है, स्क्रीन से यहाँ पे हट जाए क्वेश्चन। आइए बोर्ड पर आ जाइए। क्या कह रहा है ये कि ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, एक बॉडी है, सॉरी एक पार्टिकल ये है, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है। इसकी भी डायरेक्शन है, इसकी भी डायरेक्शन ये है। थोड़ी दूर जाकर ये दोनों चिपक जाते हैं, कॉन्जुगेट हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब क्या है, एक दी है 1 kg की और एक दी है 4 kg की। ये 8 kg की है और ये 4 kg, दोनों चिपक जाते हैं आगे जाके। एक की 15 मीटर पर सेकंड स्पीड है और एक की 30 मीटर पर सेकंड स्पीड, 30 मीटर पर सेकंड स्पीड आगे जाके चिपक जाते हैं। तो पूछना हमसे क्या है कि लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, पहले क्वेश्चन हम देख चुके हैं, जब हम ये देख रहे थे कि दोनों चिपक जाते हैं तो इसका मतलब ये है उनकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी, और दोनों चिपक जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस, क्योंकि हम जानते हैं इन इलास्टिक कोलिजन है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। इलास्टिक जो कोलिजन होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। तो इस हिसाब से दोनों जब कोलाइड हो जाएंगी तो हम निकाल लेते हैं भाई पहली वाली का क्या काइनेटिक एनर्जी है, दूसरी वाली की क्या काइनेटिक एनर्जी है, दोनों को जोड़ देंगे, पता कर देंगे इतनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, तो पहली वाली का द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो हो जाएगी k बराबर mv² होती है। ठीक है, अब m इसका जो है वो 8 है, 8 kg का है, और वेलोसिटी इसकी क्या है 15 का स्क्वायर होगी। 15 का स्क्वायर वो क्या होता है, स्क्वायर वो होता है 225 और 8 दूनी 16 डबल 0, 8 दूनी 16 0, 8 के 40 0 0 0 8 1800। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी 1800 जूल काइनेटिक, कितनी हो जाएगी 1800 जूल केवल, कितनी हो जाएगी 1800 काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अगली वाली K2, भाई दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी देख लीजिए। दूसरे वाले की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी। इसकी काइनेटिक एनर्जी Q2 मान लीजिए
K2 मान लीजिए, हाफ m2 स्क्वायर V2 स्क्वायर मान लीजिए इसकी, और ये हो गई हाफ काइनेटिक एनर्जी में इसमें हाफ लगेगा, और यहाँ पे भी 2 लगेगा तो 4 बार कट जाएगा ये, और ये आधा हो जाएगा 900 जूल। कितना हो जाएगा ये 900 जूल। यहाँ पे कितना है इसका 4 है, वेलोसिटी इसकी 30 है, का स्क्वायर हो गया देखिए, ठीक है। 2 बार ये कट जाएगा, 2 बार, और हो जाएगा 2 इंटू 3 किया 9 और डबल 0, कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ मैं देखो। तो उसके बाद ये हो जाएगी 1800 जूल। कितनी हो जाएगी 1800 जूल। K2 हो जाएगी 1800 जूल। अब K1 900 जूल और K2 1800 जूल, दोनों कितने मिला के क्या हो जाएगी, K1 बराबर K1 प्लस K2 बराबर 2700 जूल। ये हमारा आंसर है। ये लॉस हो जाएगा जब वो कोलाइड करेंगे, तो ये लॉस हो जाएगा 2700 जूल का, ठीक है। 1800 जूल और 900 जूल दोनों मिलाकर हो गए 2700 जूल। तो दोनों क्या हो गए, कोलाइड हो गए। कितना लॉस करेंगे, K1 प्लस K2 बराबर 2700 जूल, ठीक है। डाल लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, कह रहा है A collision between two particles is perfectly elastic when there। एक collision between two particles के बीच collision जो perfectly elastic होगा यदि linear momentum, ऑप्शन ये है, linear momentum is not conserved, kinetic energy is not conserved, सी है linear momentum and kinetic energy are fully conserved, और डी है linear momentum is conserved but kinetic energy is not conserved। हम पहले बता चुके हैं कि जो परफेक्टली इलास्टिक होता है उसमें लीनियर मोमेंटम, इधर आ जाइए, कह रहा है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इसमें जो लीनियर मोमेंटम है एंड जो काइनेटिक एनर्जी है वो फुली कंजर्व्ड रहती है, बट जो जो इनइलास्टिक कोलिजन होता है उसमें जो लीनियर मोमेंटम है वो तो कंजर्व होता है, बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो उसे कहेंगे हम इनइलास्टिक कोलिजन और इसे कहेंगे हम इलास्टिक कोलिजन। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए, बाकी क्वेश्चन हम कराते रहेंगे। ये सीरीज आगे चलती रहेगी जब तक ये एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन वाले क्वेश्चंस नहीं होते। ये जो एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन का पार्ट 2 था, इससे पहले मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो ये टोटल मिला के 10 क्वेश्चन हो गए, बाकी क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में डालूंगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी या फिर समझाने में कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सोल्यूशन निकालूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं ये क्वेश्चन करा सकूँ और आप रणनीति बना सके अपनी अच्छी सिलेक्शन की कोशिश करें।